एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे बीओ के सीरीज की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन कह लो, मीनिंग कह लो, जो भी कह लो। द पार्टनरशिप जो टर्म है ना, इसका मतलब क्या है? ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दो या दो से अधिक इंडिविजुअल साथ में मिलकर के लॉफुली एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और ये अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को बियर करेंगे, साथ साथ शेयर करेंगे। जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस आए, आइदर प्रॉफिट आए और लॉस आए, उसको वो शेयर करेंगे। तो जो मैनेजमेंट होता है, जो ऑपरेशन होता है ऐसे बिजनेस का, वो या तो सारे पार्टनर मिलकर के करते हैं या फिर सबके बदले कोई एक भी करता है। क्लियर है? तो ये जो पार्टनरशिप का रिलेशन होता है ना, वो सारे इंडिविजुअल के साथ होता है। एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बना करके सारे इंडिविजुअल क्या करते हैं? अपने मनी को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल को इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे? क्या बराबर शेयर कर लेंगे? नहीं, एक अग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। मींस व्हाट? कि जब आप बिजनेस शुरू करेंगे उसी टाइम ये अग्री हो जाएगा आपस में लोगों के कि कौन कितना % प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेगा। क्लियर है? अब सारे मेंबर्स को मिला करके जॉइंटली देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और सेपरेटली देखा जाए तो क्या कहते हैं? पार्टनर। यानी पार्टनरशिप में जितने भी लोग एसोसिएटेड होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनको इंडिविजुअली हम पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिवली अगर देखा जाए पूरे सारे के सारे पार्टनर एक साथ हों तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, इंडिया में उसको गवर्न करने के लिए एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यही एक्ट है जो सारे प्रोविजंस बनाती है रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस। किस तरीके से फॉर्म करेंगे, किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते, पार्टनर्स की क्या ड्यूटी है, क्या लाइबिलिटी है, क्या राइट है, किस तरीके से फर्म को क्रिएट करना है, किस तरीके से खत्म करना है। ये सारे के सारे रूल, रेगुलेशंस, प्रोविजंस जो है पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग जो बनाती है वो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होता है? तो एक लीगल एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है और ये लीगल एग्रीमेंट ओरल नहीं होता, बेसिकली ये रिटन होता है। ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेबल रिटन होता है। एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट के थ्रू ये स्टार्ट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, और इस लीगल एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा, यानी शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस तरीके का बिजनेस हम लोग ऑपरेट करेंगे, बिजनेस का ड्यूरेशन क्या होगा, मींस कि कितने दिनों तक ये बिजनेस करेंगे हम लोग, कितने दिन तक पार्टनरशिप में रहेंगे, हर एक पार्टनर का क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशन है, किस तरीके से वर्क परफॉर्म करना है पार्टनर्स को, कौन कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, किस मैनर में ये बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। ये सारा कुछ, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा जाता है, सब कुछ पहले से अग्री करवाया जाता है सारे पार्टनर्स के साथ, यानी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से बनाए जाते हैं कि किस तरीके से आगे फर्म वर्क करेगा, और ये सब कुछ कहाँ रिटन होता है? पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक है मेंबरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, म्यूचुअल एजेंसी, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट जो है हमारा मेंबरशिप, मींस पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। जब मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वो है 100, मिनिमम 2, मैक्सिमम 100।
जितने भी इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप में पार्टनर के तौर पे आते हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप बिगिन कहाँ से होता है? कॉन्ट्रैक्ट से। ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल्स के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ना तो आप माइनर होने चाहिए, 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए, ना आप इंसॉल्वेंट होने चाहिए, ना ही आप ल्यूनेटिक पर्सन होने चाहिए अगर आप पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहते हैं तो। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक एक्सेप्शन है कि माइनर जो है ना वो पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में और प्रॉफिट को भी शेयर कर सकता है, लेकिन वो लॉस शेयर नहीं करता और वो सारे पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ही एज अ पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में। और वो सिर्फ इसी मोटिव से लाया जाता है कि माइनर पार्टनर के आने से पार्टनरशिप में कुछ प्रॉफिट होने वाला होता है तो ही वो पार्टनर के तौर पे लाया जाता है, अदरवाइज नहीं लाया जाता। पर हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये एक्सेप्शन दिया गया है। पार्टनर चाहे तो ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ला सकते। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब भाई देखो, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फंडा होता है। मींस कि जो पार्टनर हैं कलेक्टिवली और इंडिविजुअली लायबल होते हैं फर्म के डेट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए। इन केस अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा ड्यू हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज हो जाती है जिनको कि पे करनी है, तो जो पर्सनल एसेट होता है ना सारे पार्टनर का, वो भी क्लेम कर दिया जाता है क्रेडिटर को पैसा चुकाने के लिए। मींस कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसका प्रॉपर्टी और एसेट तो क्लेम होगा ही ड्यू को चुकाने के क्रम में, पार्टनर के पर्सनल वेल्थ को भी क्लेम किया जाता है, रियलाइज किया जाता है फर्म के डेट को चुकाने के क्रम में। यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप में आने का सारे के सारे इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप में आए हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को शेयर करना। कैसे शेयर करना? एक अग्रीड रेशियो में शेयर करना। और क्या होता है, ये अग्रीमेंट में पहले से बताया जाता है कि क्या रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग का। अगर किसी तरीके का ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि पार्टनर एक दूसरे के साथ कितना प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो इक्वली बांटा जाता है सारे पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि जो बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस है ना, उसमें सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ में एक्ट कर सकते हैं। मींस कि एक पार्टनर प्रिंसिपल के साथ साथ एजेंट का भी रोल अदा करता है। लेकिन अगर अदा करता है तो एक पार्टनर के काम के लिए सारा का सारा फर्म जो है ना रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी बाइंड होगा उसके एक्ट के लिए पूरा फर्म। अब आप लोग बोल रहे होगे मैम ये क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, म्यूचुअल एजेंसी है ना, ये क्या बोले जा रही हो, बढ़े जा रही हो। तो क्या करना है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ABC 3 पार्टनर्स हैं। ए जो है ना वो दिल्ली में है जहां पे उसका बिजनेस चलता है, और 2 पार्टनर बी और सी किसी काम से मुंबई गए हुए हैं। सपोज कर लो ऐसा। तो अब आग लग गई कंपनी के गोडाउन में और वहां पे ए अवेलेबल है, बी सी तो बाहर गए हैं। तो ए क्या करेगा, बी और सी के फोन लगने और यहां आने तक वेट करेगा। जो एट अ टाइम डिसीजन मेकिंग लेना होगा वो तो करेगा ना। तो उस टाइम पे ए क्या कर लेगा, फायर के रिगार्डिंग डिसीजन ले लेगा बी और सी से पूछे बिना, यानी उनके बिहाफ में वो डिसीजन ले रहा है। तो ए क्या हो गया, एजेंट हो गया बी और सी का। यहां पे ए रोल अदा किया एजेंट का। अब इसने तो सारे डिसीजंस ले लिए। अब बी सी जो कंपनी के काम से गए हैं तो वहां पे ए तो है नहीं, वहां पे भी अगर वो कोई डील करके आएंगे तो ए के बिहाफ में करके आएंगे। दैट मीन्स कि अभी बी और सी कौन है, एजेंट है, और ए उनके लिए क्या है, प्रिंसिपल है। ए के बदले वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ए प्रिंसिपल है, बी और सी एजेंट है। पहले केस में क्या था, ए आपका एजेंट था क्योंकि वो बी और सी के बदले काम कर रहा था। तो ठीक एक ही टाइम में देखिए, ए पहले एजेंट था और बाद में प्रिंसिपल हो गया। दैट मीन्स कि एक जो पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का ही रोल अदा कर देता है। दैट मीन्स कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के जगह पे डिसीजन ले सकता है तो वो एजेंट है, और उसके बदले अगर बाकी पार्टनर्स कहीं पे डिसीजन ले रहे हैं तो वो प्रिंसिपल है।
यहाँ पे इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ए ने अगर यहाँ आग लगने पे कोई डिसीजन ले लिया और उससे कुछ असर पड़ गया, बुरा असर पड़ गया, तो सिर्फ ए उसके लिए लायबल नहीं होगा, पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म लायबल होगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप का होता है ना, वो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन हाँ रिकमेंडेड जरूर होता है, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को। देखो जैसे कि अगर पार्टनर्स का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब बहुत सारे लीगल ऐसे इश्यूज होते हैं ना, जिनमें आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप रजिस्टर्ड फर्म हैं तो। क्लियर है? तो यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, हाँ लेकिन रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप बेस्ड है बहुत सारे पार्टनर्स पे। तो अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, कोई रिटायर हो गया, कोई इंसेन हो गया, इस केस में पार्टनरशिप क्या हो जाता है, एंड पे आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं एक फ्रेश एग्रीमेंट से, लेकिन अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब पे डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यू पार्टनरशिप बिजनेस होगा या नहीं। अगर किसी एक के साथ भी कुछ हो गया तो पार्टनरशिप का बिजनेस वहीं पे एंड हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी का थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आपका जो पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट है ना, उसको आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ पार्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी तब ट्रांसफर कर सकते हो जब बाकी पार्टनर से आप म्यूचुअल कंसेंट ले लो। अगर बाकी पार्टनर्स को कोई आपत्ति नहीं है आपके इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने से, तो पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। इन पार्टनरशिप द डिसीजन मेकिंग इज डन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर मिलकर के डिसीजंस लेते हैं, सारे चीजें वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग एक दूसरे के साथ करते हैं, सारे कंट्रोल जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो सभी पार्टनर मिलजुल करके करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट क्या है, इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, बहुत लेस फॉर्मेलिटी के साथ, बहुत ही लेस एक्सपेंस के साथ शुरू किया जा सकता है ना। और रजिस्ट्रेशन का भी कोई खास लोचा नहीं है, अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। बाकी कंपनी के कंपैरिजन में काफी इजी फॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप का। नेक्स्ट होता है एक्सेस टू मोर कैपिटल। अब एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास कंबाइंड रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट है स्किल एंड टैलेंट। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे हेड्स हैं, तो बहुत सारा स्किल और टैलेंट होगा, बहुत सारे मैनेजरियल कैपेसिटीज होंगे, तो स्किल और टैलेंट ज्यादा अवेलेबल होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। Division of labor can be introduced which increase the efficiency in the management. One partner may take care of purchase, another sales और third account and so on. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो जो काम है ना वो डिवाइड हो जाता है आपस में। That means कि कोई पार्टनर सेल देख लिया, संभाल लिया, कोई परचेज को संभाल लिया, कोई अकाउंट्स को संभाल लिया, कोई मार्केटिंग को संभाल लिया। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो काफी इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में मूव करता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में जो बिजनेस को मैनेज करते हैं वो साथ में करते हैं, म्यूचुअली करते हैं, तो कस्टमर के साथ टच में रहते हैं सारे लोग, है ना, इस बिजनेस को चलाने के दौरान। तो काफी लोग हैं, दैट मीन्स कि एनालाइज करने के लिए बहुत से लोग हैं, कस्टमर को एनालाइज करने के लिए, उनके टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, उनसे टच में रहने के लिए। तो उससे क्या होता है ना कि कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस वो लोग जान पाते हैं, जिससे कि उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस का व्यवस्था करते हैं, जिससे उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट है बोरोइंग कैपेसिटी। द क्रेडिटर्स विल लेंड लोन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म्स एसेट बट ऑल्सो बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, सो द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज
मोर। देखिए यहाँ भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है एज लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक सिंगल इंडिविजुअल था, तो एक सिंगल इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती थी। यहाँ पे तो फर्म का अपना भी एसेट है, अपना भी कैपिटल है, ये देखेगी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ जितने भी पार्टनर एसोसिएटेड है उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो जाता है इंक्लूडेड। दैट मीन्स कि फर्म की प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो बैंक है इस तरीके के बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करती है लोन देना, जिससे कि बोरोइंग कैपेसिटी बिजनेस की इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस एंड स्किल द बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड वेरी इजली। भाई नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है तो कैपिटल भी ज्यादा होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छा, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ होगा आपका बिजनेस। साथ ही साथ नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हैं, ज्यादा हेड्स हैं तो स्किल भी ज्यादा होगा। दैट मीन अगर पैसा है, आपके पास अकल है, आपके पास स्किल है तो बिजनेस तो बहुत इजीली एक्सपेंड होगा ही होगा। Wise decisions in partnership, decisions are taken with the consultation of all the partners, so naturally the decision are wiser and more beneficial। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो एक दूसरे के आपसी सहमति, एक दूसरे से कंसल्ट करके आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करोगे फर्म के रिगार्डिंग, तो जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा डिस्कशन होगा तो वो डिसीजन क्या निकल करके आएगा, ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल निकल करके आएगा। कोऑपरेशन बिटवीन पार्टनर्स, तो पार्टनरशिप क्या एनेबल करता है कि जो पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे का हेल्प करते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है तो आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ पूरे के पूरे बिजनेस को वो निभाते हैं, क्योंकि एक को लॉस होगा तो सबको लॉस होगा ना। दैट मीन्स कि अगर बिजनेस के साथ बुरा हुआ तो सबके साथ बुरा होगा, बिजनेस के साथ अच्छा होगा तो सबके साथ अच्छा होगा। अगर सब अपना अपना अच्छा भी चाहते हैं तो उनको बिजनेस के साथ अच्छा करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि कोऑपरेट करके चलेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। देखो डिसएडवांटेज पार्टनरशिप का, फर्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइडेड होता है, यानी सारे लोगों को एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना होता है, बिजनेस को मैनेज करना होता है, तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपस में। तो कोई पार्टनर चाहे तो ये कर सकता है कि वो अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकता है दूसरों के शोल्डर पे, तो फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपरली ना निभाया जाए। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कभी कभी पार्टनर्स होते हैं कि एक दूसरे के बात पे अग्री नहीं करते। आप लोग ये होते हो ना, ग्रुप में क्या होता है, कोई बात निकला तो सब लोग एक दूसरे के साथ सहमत हो जाएं, जरूरी तो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं बात में मतभेद हो जाता है, तो उस केस में डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल आदमी को डिसीजन नहीं लेना, ग्रुप ऑफ पीपल को लेना है, तो सारे लोग एक पॉइंट पे अगर सहमत होंगे तो ही डिसीजन लिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि भाई बहुत सारे मेंबर्स हैं और सब पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप के कंटिन्यूटी को। तो पहला क्या है कि भाई अगर डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसैनिटी हो गया, रिटायर हो गया कोई भी एक पार्टनर, तो पूरा का पूरा फर्म अफेक्टेड हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है पार्टनरशिप के फर्म के कंटिन्यूटी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा गारंटी घटता चला जाएगा। कोई भी एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा, डेथ हो गया तो वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, फिर नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप पार्टनर से बिना पूछे यानी सबके म्यूचुअल कंसेंट के बिना अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को। आपको शेयर करना, अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो बाकी पार्टनर का कंसेंट लेना होगा। दैट मीन्स कि आप फ्री वे में अपने ही खुद के ही शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपके खुद के शेयर के लिए दूसरों से पूछना पड़ेगा। लैक ऑफ सेक्रेसी, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, तो सेक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि भाई अगर फर्म में बहुत ज्यादा ड्यू अमाउंट हो गया तो फर्म की प्रॉपर्टी के साथ साथ पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रियलाइज कर दिया जाएगा अगर एनफ रिसोर्स नहीं रहा फर्म के पास, तो सारे ड्यूज अमाउंट और डेट्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा साइकोलॉजी और उतना ज्यादा प्रॉब्लम। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ लोग ज्यादा तो ज्यादा लोगों की अकलें, उतना ज्यादा प्रॉब्लम।
तो कहीं ना कहीं आपस में पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, जो कि फर्म के एंगल से एज अ होल सही नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ एसेट। जो फर्म का एसेट होता है वो सारे पार्टनर्स का होता है, सब पे उन सारे एसेट पे सारे पार्टनर का हक होता है। तो अगर कोई पार्टनर चाहे तो उसका पर्सनल यूज भी कर सकता है, यानी मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या है, प्योरली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई भी गवर्नमेंट ना तो रेगुलेट करती है ना ही कंट्रोल करती है, इसलिए इस तरीके के बिजनेस पे पब्लिक का उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई आज चल रहा है कल बंद भी हो सकता है। तो इस तरह के बिजनेस पे लोग ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।